बचपन में अक्सर बड़े लोग मजाक में कहा करते थे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स जब उनका रुपया गिर जाता है तो वो उठाते भी नहीं हैं क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं है। लेकिन मजाक में कही जाने वाली ये बात अब सच होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब पिक्चर में बिल गेट्स नहीं है। दरअसल बीते कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत लगातार तेजी से गिर रही है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के तमाम प्रयासों के बावजूद रुपए की कीमत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन से कारण हैं जो रुपए की कीमत को उठने नहीं दे रहे हैं, रुपए की कीमत को लगातार कम कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में आखिर रुपए की कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है। चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर यानी न्यूज़ को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर भारत में मौजूदा स्थिति क्या है, रुपए को लेकर मौजूदा क्या स्थिति है। इसके बाद समझेंगे कि रुपए की कीमत जो लगातार गिर रही है उसके कारण क्या हैं, वो किन कारणों की वजह से गिर रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में आखिर रुपए की कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है, कैसे तय की जाती है भारत में रुपए की कीमत, कौन तय करता है रुपए की कीमत। साथ ही ये भी जानेंगे कि उदारीकरण से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले क्या स्थिति थी, लिबरलाइजेशन के बाद क्या स्थिति है। इसके अलावा अस्थायी विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। साथ ही भारत में रुपए की कीमत गिरने से, रुपए के कमज़ोर होने से क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न साल 2021 में UPSC ने अपने एग्जाम में भी पूछा था और आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजी बाजार और राजकोषीय नीति जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस से है। खबर है, रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो ऑफ 79.11 अगेंस्ट US डॉलर इन अर्ली ट्रेड, यानी रुपया अपने सबसे रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसी को लेकर इस खबर में बात की गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इसके कारण क्या है और किस तरह से ये रुपया आपको मुझको प्रभावित कर सकता है, यानी इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इस कमज़ोर रुपए का किस तरह से हमें आम लोगों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में मौजूदा स्थिति क्या है, मौजूदा परिदृश्य क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए गए और इन आंकड़ों से पता लगा कि 1 जुलाई को, यानी आज ही रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। रुपए की कीमत आज 79.11 पर आ गई है, यानी अब $1 की कीमत जो है वो 79.11 के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये जो कीमत लगातार गिर रही है ये आगे आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी और आगे आने वाले समय में भी भारत का रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है और जल्द ही रुपया 80 रुपये के बेंचमार्क को भी पार कर सकता है। यानी जल्द ही ये देखने को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1 की कीमत 80 रुपये को भी पार कर जाएगी, जो कि भारत के लिए काफ़ी नकारात्मक खबर है, काफ़ी गंभीर स्थिति भारत के लिए हो सकती है। हालांकि रुपए का ये गिरना कोई एक नई सूचना नहीं है और इस साल की शुरुआत के साथ ही रुपए लगातार गिरता जा रहा है। आंकड़ों की माने तो साल 2022 की शुरुआत से अब तक भारत के रुपए में तकरीबन 6% की गिरावट देखने को मिली है और अकेले जून के महीने में ही अकेले रुपए की कीमत में तकरीबन 2% की गिरावट आई है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि वर्तमान समय में रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और ये भारत के लिए, भारत के वासियों के लिए गंभीर खबर है। भारत सरकार के लिए काफ़ी नकारात्मक खबर है और RBI के लिए भी एक गंभीर खबर देखने को मिल सकती है। इसके लिए RBI द्वारा तमाम कदम भी उठाए जाएंगे आगे आने वाले समय में इस रुपये की गिरती स्थिति को देखते हुए। अब जान लेते हैं कि आखिर ये रुपया इतने तेजी से गिर क्यों रहा है, आखिर वो कौन से कारण हैं जो रुपए को ऊपर उठने नहीं दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भू राजनीतिक अस्थिरता और तेल की कीमतों में वृद्धि, यानी जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को शुरू हुए 4 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक इस युद्ध का कोई भी स्पष्ट परिणाम हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन इस पूरे युद्ध के कारण जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आई है वो है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक तेल की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है और इस तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव भारत के रुपए पर देखने को मिल रहा है
और इस तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रुपए की कीमत और ज़्यादा कम होती जा रही है। क्यों हो रही है रुपए की कीमत में इतनी कमी? इसको जानने के लिए हमें समझना होगा कि भारत अपनी आवश्यकता का 80% से ज़्यादा आयात करता है। यानी भारत को जितने भी ज़्यादा तेल की ज़रूरत है उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा भारत आयात करता है। और जब भारत आयात करता है तो भारत को अब महंगे दामों पर आयात करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत का आयात बिल तेज़ी से बढ़ रहा है। और जब ये आयात बिल बढ़ रहा है तो इसकी वजह से भारत के रुपए पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसके प्रभाव से रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। ये तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफी, अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता का क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विदेशी निवेश का बहिर्वाह भी, आउटफ्लो भी इस संबंध में एक बड़ा कारण है। विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं और उस पैसे निकाले जाने के कारण भारत के रुपए पर और ज़्यादा प्रभाव, और ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है? तो मार्च महीने की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका के फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने अपने बेंचमार्क ब्याज दर में लगातार बढ़ोतरी की है। और इस ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में निवेश करने के कारण उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। आंकड़ों की माने तो पिछले एक साल में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार से अब तक तकरीबन $32 बिलियन निकाल लिए हैं और इसका सीधा प्रभाव भारत के रुपए पर देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में एक और तो डॉलर की मांग बढ़ रही है, क्योंकि भारत अपने तेल का ज़्यादा हिस्सा आयात करता है। इसकी वजह से भारत को डॉलर की ज़रूरत है, क्योंकि भारत डॉलर के माध्यम से ही तेल का आयात करता है। तो इस तरह से डॉलर की मांग तो एक तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉलर की आपूर्ति कम हो रही है। यानी विदेशी निवेशक भारत से डॉलर अपना ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के रुपए पर और ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि भारत का रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है और आगे आने वाले समय में भी भारत का रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। चलिए, ये तो हुई कि किस तरह से भारत का रुपया मौजूदा समय में कमज़ोर हो रहा है। हमने कारणों पर बात की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में किस तरह से रुपए की कीमत तय की जाती है, किस तरह से रुपए की कीमत का निर्धारण होता है, कौन कौन निर्धारण करता है रुपए की कीमत का। तो इसका स्पष्ट सा जवाब ये होगा कि भारत में कोई एक संस्था रुपए की कीमत का निर्धारण नहीं करती है, यानी कोई भी रुपए की कीमत का निर्धारण नहीं करता है। भारत एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, एक फ्री मार्केट है और इस मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में रुपए की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति जैसे कारकों के आधार पर होता है। यानी बाजार कीमतों के आधार पर, बाजार कारकों के आधार पर रुपए की कीमत का निर्धारण किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी कई अन्य कारक हैं जिनकी वजह से रुपए पर प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रुपए की कीमत पर उतार चढ़ाव होता है। उन कारकों पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि ये स्थिति 1990 के दशक से पहले कुछ और थी। 1990 के दशक से पहले, यानी उदारीकरण से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले भारत में रुपए की कीमत का निर्धारण किसी और तरीके से होता था। क्या था वो तरीका? पहले रुपए की कीमत का निर्धारण कैसे होता था? तो उदारीकरण से पहले यानी लिबरलाइजेशन से पहले, यानी भारत में स्थायी विनिमय दर प्रणाली का उपयोग किया जाता था। इस विनिमय दर प्रणाली के तहत जो रुपए की कीमत होती है या किसी भी मुद्रा की कीमत होती है वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। जो कीमत होती है, जो विनिमय दर होती है, वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। और भारत के मामले में ये काम आरबीआई द्वारा किया जाता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था। इस पूरी प्रणाली के तहत किसी मुद्रा का मूल्य, जैसे भारत की मुद्रा, भारत के रुपए का मूल्य पूर्व निर्धारित अनुपात के आधार पर, एक पूर्व निर्धारित रेशो के आधार पर, पूर्व निर्धारित अनुपात में एक अन्य स्थिर मुद्रा के आधार पर, जैसे कि डॉलर या फिर यूरो, इस तरह की स्थिर मुद्राओं के आधार पर तय किया जाता है। जैसे कि डॉलर के आधार पर तय किया जा सकता है, यूरो के आधार पर तय किया जा सकता है, या कुछ मुद्राओं की एक बास्केट भी ली जा सकती है। कुछ मुद्राओं को एक साथ लाकर उनकी एक समूह बनाया जा सकता है और उसके आधार पर भी मुद्रा की कीमत निर्धारित की जा सकती है। इसके उदाहरण को समझने के लिए हम डेनमार्क की मुद्रा को ले सकते हैं। डेनमार्क की मुद्रा है डैनिश क्रोन और इस मुद्रा को मुख्य तौर पर यूरोप की मुद्रा यूरो से संबद्ध किया गया है। इस पूरी प्रणाली के तहत 1 यूरो का जो मूल्य है वो तकरीबन 7.6 क्रोनर के बराबर है। हालांकि इस पूरी प्रणाली के तहत जो क्रोन का मूल्य है वो 2.25 के ऊपर नीचे रह सकता है। इसमें 2.25% का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इतना टॉलरेंस बैंड है। हालांकि अगर इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो फिर सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, रिजर्व बैंक वहाँ का हस्तक्षेप करता है और इसकी कीमत को, जो डैनिश क्रोन है, इसकी कीमत को कम करने का प्रयास किया जाता है। ये तो हुई उदारीकरण से पूर्व की स्थिति। लेकिन इस प्रणाली में भी कुछ समस्याएं मौजूद हैं, कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। क्या है वो चुनौतियां? तो इस प्रणाली के तहत अगर आप किसी दूसरे देश के साथ अपनी मुद्रा को संबद्ध करते हैं,
अपनी मुद्रा को जोड़ते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। आपके पास फिर ऑटोनॉमी नहीं रह जाती, फ्रीडम नहीं रह जाती। इसके तहत कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी मौद्रिक नीति का निर्धारण नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए कोई एक देश ए है और कोई एक देश बी है। अब ए ने अपनी मुद्रा को देश बी के साथ संबद्ध किया हुआ है। ए एक विकासशील देश है, एक डेवलपिंग नेशन है, जबकि बी एक डेवलप्ड नेशन है। ऐसे में अगर बी क्योंकि विकास कर रहा है, अभी विकास के चरण में है, तो ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति बी से अलग होगी जो कि एक डेवलप्ड नेशन है। ऐसे में लेकिन अगर वो अपनी मुद्रा को बी के साथ संबद्ध कर देता है तो स्थिति में वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी मौद्रिक नीति को, अपनी राजकोषीय नीति को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं होगा। वो स्वतंत्र रूप से अपनी मौद्रिक नीति को निर्धारित नहीं कर सकता है और यही इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती को देखते हुए साल 1993 में भारत ने इस नीति को छोड़ दिया, भारत ने इस नीति को त्याग दिया और भारत ने एक नई नीति अपनाई। ये नई नीति थी अस्थायी विनिमय दर प्रणाली की नीति, यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की नीति। ये नीति क्या कहती है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इस पूरी नीति के तहत, इस पूरी नई प्रणाली के तहत किसी अन्य मुद्रा के साथ रुपए की जो विनिमय दर निर्धारित होती है, जो रुपए की कीमत का निर्धारण किया जाता है, वो बाजार कीमतों के आधार पर किया जाता है, बाजार कारकों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से हैं वो बाजार कारक? तो हमने पहले ही देखा कि दो तरह के बाजार कारक होते हैं, पहला मांग और दूसरा आपूर्ति। तो मांग और आपूर्ति के आधार पर किसी रुपए की कीमत, किसी देश की मुद्रा की कीमत निर्धारित की जाती है। जब किसी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो उसका मूल्य गिर जाता है। इसमें कुछ नियम लागू होते हैं। नियम ये है कि जब किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो वहाँ का जो मूल्य है, उस मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। जबकि दूसरी ओर अगर किसी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो ये दो नियम इस संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो ये मुद्रा का मूल्य निर्धारित करने संबंधी दो ग्राफ हैं। पहले ग्राफ में दिखाया गया है जब कैपिटल इनफ्लो होता है, यानी जब विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं तब रुपए की कीमत किस तरह से निर्धारित होती है। और दूसरे ग्राफ में दिखाया गया है कि जब कैपिटल आउटफ्लो होता है, यानी जब विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा वापस लेके जाते हैं। तो पहले ग्राफ की तरफ चलते हैं और इसमें समझ लेते हैं। इसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ ये मांग का ग्राफ है और ये सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर ये एक संतुलन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस संतुलन की स्थिति में ये देखते हुए कि अब विदेशी निवेशक और ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, भारत में जो डॉलर की आपूर्ति है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस आपूर्ति के बढ़ने के कारण जो डॉलर का कर्व है, डॉलर की सप्लाई का जो कर्व है, सप्लाई कर्व और बढ़ जाएगा और नीचे की तरफ खिसक आएगा, क्योंकि डॉलर की जो आपूर्ति है वो बढ़ रही है। और इस सप्लाई कर्व के नीचे की आने की वजह से जो रुपए की कीमत है वो भी कम हो जाएगी, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पहले $1 की कीमत 61 रुपये थी, अब $1 की कीमत 60 रुपये हो गई है, यानी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया और ज़्यादा मजबूत हो गया है। दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरे ग्राफ में ये दिखाया गया है कि जब विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालते हैं, जो कि मौजूदा स्थिति में देखने को मिल रहा है, तो ये मांग का कर्व है और ये आपूर्ति का कर्व है। इस स्थिति में यहाँ पर संतुलन बना हुआ है। लेकिन अब विदेशी निवेशक अचानक से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तो इस स्थिति में जो मांग का कर्व है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि जो डॉलर की मांग है वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि विदेशी निवेशक इसकी मांग कर रहे हैं और वो भारत से पैसा निकाल रहे हैं। जब मांग का कर्व ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वजह से जो संतुलन की स्थिति है वो भी ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। और इस तरह जो रुपए की कीमत है, पहले $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 61 थी और अब $1 की कीमत रुपए में 62 रुपये हो गई है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत और ज़्यादा कम हो गई है, रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इस तरह से जब विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं तो रुपए की कीमत मजबूत हो जाती है, और जब विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालते हैं तो रुपए की कीमत कमज़ोर हो जाती है, रुपया कमज़ोर हो जाता है। तो ये तो हुई रुपए की कीमत के निर्धारण की बात। अब कुछ अन्य कारकों की बात कर लेते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रुपए की कीमत को निर्धारित करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है देश में मुद्रास्फीति, यानी महंगाई कितनी है उस देश में। देश में जब ज़्यादा महंगाई होती है तो इससे मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, उस देश की जो मुद्रा है वो कमज़ोर हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब देश में महंगाई ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से आम लोगों की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए पहले एक पेन की कीमत 5 रुपये हुआ करती थी, तो आप 10 रुपये में 2 पेन खरीद सकते थे, लेकिन अब उसी पेन की कीमत बढ़कर 10 रुपये हो गई है, तो इस तरह से अब आप केवल एक ही पेन खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो गई है, और इस क्रय शक्ति के कम होने से भारत का रुपया भी कमज़ोर होता है, इसके मुद्रा पर भी प्रभाव देखने को मिलता है।
इसके अलावा ब्याज दर में या रेपो रेट में बढ़ोतरी का भी मुद्रा दर पर प्रभाव देखने को मिलता है। ब्याज दर जब ज़्यादा होती है तो विदेशी मुद्रा का प्रवाह देखने को मिलता है, यानी विदेशी निवेशक ब्याज दर के बढ़ोतरी की स्थिति में भारत में और ज़्यादा निवेश करते हैं। और हमने देखा कि जब विदेशी निवेशक ज़्यादा निवेश करते हैं तो इससे रुपया मजबूत होता जाता है, इससे रुपया मजबूत हो जाता है। और अगर भारत में विदेशी जो ब्याज दर वो कम हो जाती है तो विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल लेते हैं, रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा इसका एक प्रभाव दूसरे यानी अमेरिका के ब्याज दर पर भी देखने को मिलता है। अगर अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है वो अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देता है तो विदेशी निवेशक अमेरिका में निवेश करेंगे और भारत से अपना पैसा निकाल लेंगे। इसकी वजह से भारत के रुपए और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा एक और स्थिति है राजनीतिक स्थिरता की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। अक्सर ये देखा जाता है, आप खुद ही इसको देख सकते हैं, इस उदाहरण से ले सकते हैं। आप एक निवेशक हैं तो आप जाहिर तौर पर ऐसे देश में निवेश करना चाहेंगे जो कि राजनीतिक रूप से स्थिर हो, स्टेबल हो, जहाँ पर वॉर ना हो रही हो, युद्ध ना चल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्थिरता भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अलावा जाहिर तौर पर अगर आप एक निवेशक हैं तो आप एक ऐसे देश में निवेश करना चाहेंगे जो कि आर्थिक रूप से सक्षम हो, यानी आपकी आर्थिक स्थिति निवेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह से ये दो कारक भी रुपए की कीमत को निर्धारित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि रुपए की कमज़ोर होने का प्रभाव क्या होता है, यानी अगर रुपया इतनी तेज़ी से गिर रहा है तो इसका प्रभाव हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसके दो प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव भी और नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव भी। इसका सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि इसकी वजह से रुपए के कमज़ोर होने से भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए पहले रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 50 रुपये थी, यानी $1 का मूल्य 50 रुपये था, तो आप 50 रुपये की कोई एक चीज़ खरीद सकते थे $1 से। लेकिन अब $1 का मूल्य 100 रुपये हो जाता है, तो आप 100 रुपये से 2 चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा निर्यात कर सकते हैं विदेशी निवेशकों के मामले में। तो इस तरह से भारत का निर्यात बढ़ जाता है अगर भारत का रुपया कमज़ोर हो जाता है। इसका नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि इसके कारण भारत में आयात जनित मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। उदाहरण के लिए इसको एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि भारत को अब ज़्यादा महंगे दामों पर आयात करना पड़ रहा है तेल। जब भारत को महंगे दामों पर तेल आयात करना पड़ेगा तो जाहिर तौर पर भारत में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। जब भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो देश में सामान्य चीज़ें हैं, जो सामान्य मुद्रास्फीति है, जो सामान्य महंगाई है, वो महंगाई बढ़ेगी। और इसका प्रभाव जाहिर तौर पर आप पर, मुझ पर देखने को मिलेगा, आम लोगों पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आम लोगों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले तो पेट्रोल के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जब पेट्रोल की वजह से जिन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे आपके घर में पेट्रोल से कुछ गाड़ियों से अंडे आते होंगे, तो उसकी वजह से जब पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उन अंडों का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और जो सामान आता है उनका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसका प्रभाव हमें जाहिर तौर पर आम लोगों पर भी देखने को मिलता है। तो ये तो ही रुपए के कमज़ोर होने का क्या प्रभाव होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में अपना एक सवाल देख लेते हैं। सवाल प्रीलिम्स का है और बीते साल 2021 में यूपीएससी ने भी सवाल को पूछा था। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर दे सकते हैं। सवाल है कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह होता है कि वह आवश्यक रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धा में सुधार करता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार करता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, उन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो में जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।